हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री है ना। और क्लास 12 केमिस्ट्री में आज से स्टार्ट करते बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सीबीएसई में 9 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। दूसरा बात, जेई और नीट में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन देता है, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से पढ़ो, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाबू चैप्टर नंबर 2 है रे बाबू, ये चैप्टर नंबर 2 है रे। क्या बता बाबू? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखो रे बाबू, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो क्या रे बाबू? केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 है ना। बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 2 भागों में बांटा गया है ना। एक बांटा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक बांटा गया, बोलो नहीं यार, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ई है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो बोलो नहीं यार, केमिकल सेल, ये इसी को बोलते हैं वो डेनियल सेल बोलते हैं बाबू। डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल। या बाबू इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो या डेनियल सेल बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो, इसी को बोलते हैं ना आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बाबू, गैल्वेनिक बोलो ना यार, गैल्वेनिक सेल। और एक बाटा गया बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस बांटा गया, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक बाबू। याद रखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है मालूम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि पहले केमिकल रिएक्शंस होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद बाबू जब करेंट प्रोड्यूस करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना बाबू। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब पहले बाबू केमिकल रिएक्शंस होगा मेरे भाई। पहले क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद मेरे भाई ये आपका करेंट जो है होने के बाद बाबू क्या करेगा? करेंट को क्या करेगा बताओ बाबू? करेंट क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं बाबू। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यार एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, याद रखना। इसमें बाबू एनोड जो होगा बाबू, एनोड होगा नेगेटिव और बाबू कैथोड जो होगा वो होगा मेरे भाई पॉजिटिव। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे बैटरी, बैटरी के अंदर क्या होता है? पहले रिएक्शंस होता है और रिएक्शंस होने के बाद क्या करता है? करंट प्रोड्यूस करता है, वही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसमें एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना बाबू। एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या होता है बाबू? कि पहले करंट देंगे रे, पहले करंट देंगे, करंट देने के बाद बाबू क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा, बोलो नहीं यार, केमिकल रिएक्शंस होगा तो उसको बोलते हैं बाबू क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है बाबू। इसमें एनोड जो होगा मेरे भाई, इसमें एनोड होगा पॉजिटिव होगा और आपका कैथोड जो होगा वो नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत? ये नेगेटिव होगा और ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और बाबू सबसे पहले हम इसका बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा बाबू फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका न्यूमेरिकल। सबसे पहले ये पार्ट हम पढ़ाएंगे बाबू। ये पार्ट पढ़ाने के बाद हम इस पार्ट में घुसेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखो। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या चीज है ना। तो बाबू हेडिंग दो, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब अभी हमने बताया कि पहले क्या देंगे? करंट देंगे और करंट देने के बाद अगर रिएक्शन होगा मेरे भाई तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब इसमें क्या होता है मेरे भाई? सबसे पहले करंट देंगे रे बबुआ, करंट देंगे, करंट देने के बाद क्या होता है बाबू? केमिकल रिएक्शन होगा रे बाबू, बोलो नहीं यार, क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। पहले केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, पहले करंट देंगे तब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। इसमें जो होता है एनोड होगा आपका पॉजिटिव होगा और कैथोड जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब बात करें बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस से हम क्या करते हैं? कोई भी इम्प्योर मेटल को प्योर में कन्वर्ट करते हैं। मान ले तेरे पास एक इम्प्योर कॉपर मेटल कहीं मिला है, ये इम्प्योर कॉपर मेटल है, ध्यान देना बाबू। ये इम्प्योर बोलो ना यार, ये कॉपर मेटल Cu मेटल है ना, इम्प्योर है।
इसको क्या करना है, प्यूरिफाई करना है कि इसमें कितना परसेंट प्योर कॉपर है। तो कैसे करेंगे, तो बाबू इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से इसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। अब कैसे करेंगे अभी बताते हैं, इसको लिखो पहले। चलो बाबू, सबसे पहले क्या करना कि एक लेना टैंक, एक बड़ा सा कंटेनर है ये। इस बाबू कंटेनर में जिस मेटल को प्यूरिफाई करोगे उस मेटल का लेना पड़ेगा सॉल्ट। तो किसको करोगे, इम्प्योर कॉपर को। मतलब जब कॉपर को प्यूरिफाई करोगे तो कॉपर के सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो कॉपर का सॉल्ट फेमस क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो बाबू इस कंटेनर में क्या करो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दो। मतलब कॉपर सॉल्ट, मतलब कॉपर का सॉल्ट पानी डिजोल्व कर दो। और कॉपर का सॉल्ट फेमस क्या होता है, कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट पानी डाल के इसको पूरा पूरी घोल दो। मतलब ये बन जाएगा बाबू क्या, Cu, बोलो ना यार, SO4 सोल्यूशन। मतलब इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट और पानी है। तो ये टूट जाएगा वो इक्वल अमाउंट में, किसमें, Cu+2 और क्या SO4-2 इक्वल अमाउंट में। अगर 50% आपका कॉपर आयन से बाबू, तो आपका सल्फेट भी कितना परसेंट, 50% होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आप क्या करिए, तो तेरे पास इम्प्योर कॉपर रोड था, इम्प्योर कॉपर रोड, वो आपको लेफ्ट साइड डुबा देना है सोल्यूशन के अंदर। मान लो वो इम्प्योर कॉपर रोड, कॉपर का जो रोड है ये लेफ्ट साइड डुबा देना है। कहाँ पर डुबा देना है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। कोई दिक्कत, इम्प्योर कॉपर कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड। तो बाबू ये इम्प्योर कॉपर रोड है मेरे भाई, ध्यान देना बाबू, ध्यान दे रहे बाबू। ये इम्प्योर बोलो ना यार, इम्प्योर कॉपर रोड बोलो या प्लेट बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बाबू इधर राइट साइड क्या करना, कॉपर का प्योर रोड लेना। लेफ्ट साइड इम्प्योर कॉपर का रोड और राइट साइड प्योर कॉपर का रोड इस सोल्यूशन में डुबा दो। तो ये जो है आपका, ये प्योर कॉपर रोड है बाबू, ये वाला, ये आपका प्योर कॉपर रोड है या कॉपर प्लेट जो बोलना है, प्योर बोलो ना यार, कॉपर प्लेट है या मेटल जो बोलना है, ठीक है। जो प्योर होता है मेरे भाई वो कैथोड होता है। कैथोड, जो कैथोड कैसा होता है बोलो ना यार, आपका नेगेटिव होता है। और जो इम्प्योर कॉपर रोड होता है वो एनोड होता है बाबू, ये आपका एनोड है, ध्यान देना, ये एनोड है। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव। और दोनों क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, है ना। मान लो यहाँ कनेक्ट कर दिए बाबू इस तरह से, मान लो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका क्या होता है, वो नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही करंट देंगे मेरे भाई, ये रिएक्शंस होगा। रिएक्शंस क्या होगा कि जो इम्प्योर कॉपर ये वाला पिघलना चालू हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, वो जो इम्प्योर कॉपर रोड है वो आयंस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये आयंस में कन्वर्ट होना शुरू होगा। मतलब ये कॉपर आयन बनना चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे बाबू सोल्यूशन के अंदर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। लेकिन ये इम्प्योर कॉपर रोड पिघल के कॉपर आयन में कन्वर्ट होते रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा बाबू कि कॉपर आयन का जो अमाउंट है मेरे भाई बढ़ जाएगा। धीरे धीरे जो कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन से बढ़ता चला जाएगा और बाबू सल्फेट आयन का जो कंसंट्रेशन है घटता चला जाएगा, क्योंकि ये रोड पिघल के कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ बाबू मेरे चार्ज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस होगा बाबू। यहाँ चार्ज जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चार्ज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम बताते हैं। कहाँ बताते हैं, जगह कहाँ है, यहाँ बता दो। देखो बाबू दिखाई दे रहा, दिखाई दे, देखो बाबू ये एनोड है, पहले ध्यान देना बाबू, ये एनोड है मेरे भाई। एनोड में क्या होता है बता, पॉजिटिव होता है। क्या है तेरे पास, इम्प्योर कॉपर रोड है ये वाला। मान लो बाबू ये कॉपर रोड है इम्प्योर के फॉर्म में। मान लो सॉलिड के फॉर्म में चार्ज कितना होगा, जीरो। कोई भी मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है, चार्ज कितना, जीरो होता है। कहाँ चला गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो ये वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किससे बताओ वो, Cu क्या +2। जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो सॉलिड से बन जाता है एक्वस। तो ये जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना चार्ज प्लस होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लॉस किया तो चार्ज कितना हो गया, +2। और बाबू सॉलिड से क्या बन जाएगा बताओ, एक्वस। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मेरे भाई उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बाबू, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये क्या हो बताओ, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर सॉलिड कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे कॉपर आयन बढ़ जाएगा।
तो चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा। तो चार्ज अनबैलेंस से बैलेंस होने के लिए जो कॉपर आयन बढ़ा था बाबू, वो जाके कैथोड में चिपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भाई प्लस है तो न्यूट्रल कहाँ होगा, माइनस में। मतलब जितने भी कॉपर आयन बढ़ा होगा वो सब न्यूट्रल होने के लिए आपका कैथोड की ओर आना चालू कर देगा। ठीक है, तो देखो बाबू क्या होगा एट कैथोड में, हम कहाँ लिख दें, ये नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो वो एट कैथोड में होता क्या हो जाएगा, एट कैथोड में, कैथोड ये क्या होता है बताओ, वो माइनस होता है। ये कॉपर आयंस जो है एक्वस के फॉर्म में जो बना है, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा बाबू, और ये बन जाएगा कॉपर, क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, कॉपर सॉलिड। और इस कॉपर के ऊपर आपका कॉपर का लेयर चढ़ना चालू होगा। ठीक है, चढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब ये कॉपर पतला हो रहा है और ये कॉपर मोटा हो रहा है। बाबू जब तक पूरा पूरी रोड पिघल ना जाए तब तक करंट देते रहो। तो ये जितना ये कॉपर इसमें था, पर प्योर कॉपर सब में आके यहाँ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जो इसके अंदर बाबू इम्प्यूरिटीज बचा था, तो वो मड के रूप में मेरे भाई आपका एनोड के रूप, यहाँ एनोड में मड के रूप में जमा हो जाएगा। ये मड के रूप में बाबू इम्प्यूरिटी जमा हो जाएगा। ये मड के रूप में बाबू इम्प्यूरिटी एनोड के अंदर क्या जमा हो जाएगा। और इतना परसेंट प्योर कॉपर था वो कॉपर आयन में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉपर आयंस क्या हो गया, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होके कैथोड के कॉपर के प्लेट के ऊपर आपका कॉपर जमना चालू होगा। ठीक है, ये पूरा पूरी पिघल जाएगा तो करंट देना बंद कर दो, फिर रोड को उठा के झाड़ दो, उतना परसेंट तुमको कॉपर मिल जाएगा, है ना। जब बाबू जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेरे भाई, उसको बोलते रिडक्शंस बोलते बाबू। क्या बोलते हैं बाबू, रिडक्शन बोला जाता है, रिडक्शंस। तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशंस, यहाँ क्या रिडक्शंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन, गेन करना मतलब क्या, रिडक्शंस होगा। ठीक है, और आपका बाबू ये रिएक्शन होते रहेगा और यहाँ पर कॉपर जमा हो जाएगा और यह इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में आपका जमा हो जाएगा गंदा, कहाँ, एनोड के अंदर। ये मड का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज। तो इसी चीज़ को बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले करंट दिए तब रिएक्शंस हुआ, ये रोड पिघल जाएगा, ये मोटा हो जाएगा, फिर करंट देना बंद कर देंगे, उठा के इसको झाड़ देंगे। तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करते हैं, कोई भी इम्प्योर मेटल को प्योर करते हैं। ठीक है, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उस मेटल को उसी के सॉल्ट में डिजोल्व करना है, और इम्प्योर को रखना है एनोड की ओर और प्योर को रखना कहाँ, कैथोड की ओर। ठीक है, लिख लो, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, याद रखना, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा। मतलब एनोड में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कैथोड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। लॉस होना मतलब ऑक्सीडेशन, गेन होना मतलब रिडक्शन। ठीक है, इसको लिख लो। मतलब मेरे भाई लिख लिया ना, दिखाई दे, रिडक्शन दिखाई पड़ रहा है, लाल पेन से लिख दिए है ना, तो इसको मिटा के लिख देते हैं रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। लिख लो, लिख लो बाबू। अब तुम समझ गया मेरे भाई कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, कि इम्प्योर मेटल को, ध्यान देना बाबू, इम्प्योर बोलो ना यार, इम्प्योर बढ़िया से लिखो यार, इम्प्योर मेटल, इम्प्योर बाबू, इम्प्योर मेटल है ना, को करंट दे के, बिजली दे के, करंट दे के मेरे भाई प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, प्योर मेटल में क्या करना, कन्वर्ट करना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको जो पढ़ना है बाबू, पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का दो टाइप, फैराडेज फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज का लेक्चर जो रहेगा वो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर रहेगा और उसका कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे। ठीक है, तो इसको लिखो। अब बात करते बाबू, है ना, फर्स्ट बात करते बाबू जो इलेक्ट्रोलाइसिस है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रोलाइसिस दो टाइप का पढ़ना रे बाबू, दो टाइप का पढ़ना रे बबुआ। एक पढ़ना है फैराडेज, फैराडेज, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है बाबू, पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ, बोलो ना यार, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है रे बबुआ। और दूसरा पढ़ना है क्या, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, फैराडेज, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकेंड
लॉ ऑफ, बोलो ना यार, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मेरा आज का जो वीडियो रहेगा वो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर रहेगा और कुछ न्यूमेरिकल बात करेंगे, ठीक है। इसको लिखो, तो पानी पी लेते हैं। आप बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर, है ना। चलो तो हेडिंग ना बाबू, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रे बबुआ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ क्या बाबू, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंसेस डिपोजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जितना हम चार्ज देंगे मेरे भाई, उतना जो कैथोड पर जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा। जितना चार्ज, मतलब चार्ज डिपेंड करता है ना। ये कहा था वो अकॉर्डिंग टू हिम, इसके अनुसार मेरे भाई, अकॉर्डिंग, बोलो ना यार, अकॉर्डिंग टू हिम द मास ऑफ सब्सटेंसेस, द मास ऑफ बोलो यार, सब्सटेंसेस आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, एट द, बोलो ना यार, एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसका मतलब क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी क्या स्पेलिंग गलती हो गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज के क्वांटिटी पर निर्भर रहेगा बाबू, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ, बोलो ना यार, चार्ज के क्वांटिटी पर क्या होगा, निर्भर होगा। जितना ज़्यादा हम चार्ज देंगे बाबू, उतना कैथोड में जाकर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। किसने कहा था, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको लिख लो। दैट इज मेरे भाई, दैट इज है ना, मास डायरेक्टली क्या होता, क्वांटिटी ऑफ क्या, चार्ज। अब आप डायरेक्टली को हटाते लगाते जेड, मतलब डायरेक्टली को यहाँ हटाएंगे मेरे भाई, तो m इक्वल टू यह आ जाएगा z इंटू क्या बाबू, q। तुम मालूम मेरे भाई, q है चार्ज, q मतलब चार्ज का फॉर्मूला होता है करेंट इंटू टाइम। इसका मतलब चार्ज, इसका मतलब q का मतलब वो चार्ज, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्स होता है, और करेंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। मालूम है ना यार, ये करेंट होता है, I का मतलब करेंट रे। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करेंट इंटू क्या मेरे भाई, टाइम। करेंट का SI यूनिट एम्पियर और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम्स, है ना। तो मेरे भाई आप पुट कर सकते हो m इक्वल टू क्या, z, और q ये कितना बताओ, I इंटू टी, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा मेरे पास। Z जो होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। Z का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल, बोलो ना यार, एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है Z, है ना। और Z का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, Z इक्वल टू होता है E/F, जेड की जगह क्या होता है, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, E/F, मतलब जेड की जगह पर तुम E/F लिख सकते हो। आप बताते E क्या होता है और F क्या होता है, ठीक। इसको लिखो ना पहले बाबू। जो E है मेरे भाई, E इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते बाबू, इक्विवेलेंट वेट बोलते बाबू, इक्विवेलेंट वेट, WT का शॉर्ट फॉर्म वेट, इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास, जो लिखना है। मोलिकुल्स के फॉर्म में रहेगा तो मोलिकुलर मास,
अगर एटम के फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। तो मोलिकुलर मास या क्या बाबू, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा तो मोलिकुलर मास, एटम के फॉर्म में तो रहेगा तो एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर ये फार्मूला होता है किसका बाबू, आपका इक्विवेलेंट वेट का। अच्छा एन फैक्टर क्या है तुमको मालूम है बाबू, एन फैक्टर का मतलब होता है कोई भी एसिड जितना H प्लस लूज किया है उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। कोई भी बेस जितना OH माइनस लूज किया है उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। या किसी न्यूट्रल सॉल्ट पर जितना चार्ज है या तो प्लस या तो वो माइनस जो चार्ज है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे बाबू आपको पूछेगा H2SO4 में कितना एन फैक्टर होगा, तो ये H2SO4 2H को लूज करेगा, मतलब ये हो जाएगा बाबू 2H प्लस, बोलो नहीं यार, SO4 माइनस 2। तो बाबू इसका एन फैक्टर जो होगा वो 2H प्लस लूज कर रहा है तो इसका एन फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। को पूछेगा बता बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना एन फैक्टर होगा, तो ये क्या होता है बाबू, Na प्लस क्या OH माइनस, ये एक OH माइनस लूज कर रहा है तो बाबू उसका एन फैक्टर आपका कितना बोला, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आपका देखो बाबू सोडियम सल्फेट Na2SO4 ना इसमें H प्लस देगा ना ये OH माइनस देगा, तो कितना एन फैक्टर होगा, तो चार्ज देखेंगे तो ये बाबू टूट जाएगा। किसमें बता बाबू, ये कितना सोडियम है 2, तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस और क्या बाबू SO4 क्या माइनस 2, इसमें टूट जाएगा। तो बाबू Na 2Na प्लस का मतलब क्या, 2Na प्लस है, मतलब Na प्लस और प्लस क्या होता है वो Na प्लस है, मतलब 2Na प्लस है। तो या तो प्लस का चार्ज लिखो या तो माइनस का चार्ज लिखो, उतना उसके एन फैक्टर हो जाएगा। तो प्लस कितना है 2 है और माइनस भी 2 है, तो इसका एन फैक्टर आपका 2 हो जाएगा। ऐसा नहीं चार्ज मत 4 मत कर देना 2, क्योंकि या तो प्लस चार्ज लिखो या तो माइनस चार्ज लिखो, यही होता है एन फैक्टर। तो मेरे भाई इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय एन फैक्टर। अगर मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा मोलिकुलर मास, अगर एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटॉमिक मास बाय एन फैक्टर। इसको लिख लो। चलो बाबू और एफ जो होता है मेरे भाई, एफ का मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। एफ का मतलब था वो चार्ज ऑफ क्या बता नहीं यार, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बाबू एफ, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना था मालूम है बाबू, वो होता है 96500 कूलम होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और उसी को बोलते हैं बाबू 1 फैराडेज बोलते हैं, 1F बोलते हैं। तो F क्या, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है 96500 कूलम्स होता है, कूलम्स होता है, ठीक है। और एक इतना कूलम्स को क्या बोलते हैं बाबू, 1 फैराडेज बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और याद रखना मेरे भाई, तो अभी हमने फार्मूला क्या देखा रे बाबू कि M इक्वल टू क्या Z इंटू क्या बाबू IT, और तुमको मालूम पता है Z की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, E/F लिख सकते हैं। E है आपका इक्विवेलेंट वेट और F है क्या आपका, F क्या है फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसी बोलते हैं 1 फैराडेज। और एक फैराडेज में कितना चार्ज होता है तो 96500 कूलम्स, ठीक है। अब बताओ बाबू mz के बराबर कब होगा, तो जब करंट दे देंगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ले लेंगे, करंट ले लेंगे 1 एम्पियर ले लेंगे, एम का मतलब एम्पियर रे, और टाइम ले लेंगे बाबू कितना बताओ यार, या सिंपली ऐसे लिखो ना, सिंपली ऐसे लिखो कि करंट ले लो 1 एम्पियर, ऐसे लिखो करंट I कितना ले बताओ बाबू 1 एम्पियर ले लो, टाइम ले लो कितना सेकंड के लिए बताओ 1 सेकंड के लिए, तो M इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लो, लिख लिया। चलो अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब इसका एक न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। इसको लिखो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बाबू, ये NCERT आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लिखा है बाबू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, मतलब कॉपर सल्फेट को क्या करें, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे कितना मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, है ना, विथ ए करेंट ऑफ क्या
1.5 एम्पियर, कितना करंट पास कर रहे हैं 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं बाबू। तो व्हाट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, बताओ कि कॉपर जो है कैथोड में कितना जमा होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मेरे भाई सॉल्व कैसे करेंगे रे, बता तुम करंट कितना दिया बताओ बाबू 1.5 एम्पियर दिया है और बाबू टाइम दिया कितना रे 10 मिनट बाबू, मिनट को सेकेंड में, अगर आवर भी दे तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो मिनट को क्या सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना रे। तो क्योंकि तुम मालूम है कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना, तो 10 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट कर क्या करेंगे 10 गुना कितना बाबू 60, मतलब कितना हो जाएगा बोलो लड़का 600 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है रे मालूम है, चार्ज इक्वल टू होता है मेरे भाई क्यू का मतलब चार्ज, करेंट इनटू टाइम होता है। बता करंट कितना दिया है रे बाबू 1.5 और टाइम कितना दिया बता 600 यहाँ से पॉइंट को उड़ाएंगे तो एक शून्य नीचे आएगा, ये कट जाएगा, 15 छक 90, मतलब आपका 900 क्या कुलम्स आ जाएगा। यहाँ तक लिखो पहले बाबू 900 कुलम। चलो मेरे भाई अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जिससे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाबू टूट जाएगा जब डाले करंट, तो ये बाबू टूट जाए किसमें बोलो यार, कॉपर +2 एक्वस में, और क्या मेरे भाई सल्फेट SO4 क्या -2 एक्वस फॉर्म, दोनों एक्वस के फॉर्म में रहे। ये अभी कॉपर आयन से क्या बनेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अरे एक का मतलब केमिस्ट्री समझता है 1 मोल, 2 का मतलब 2 मोल, 3 का मतलब 3 मोल, 4 का मतलब 4 मोल। यह केमिस्ट्री 1 2 3 समझता है, केमिस्ट्री 1 का मतलब बोलता है 1 मोल, 2 का मतलब 2 मोल, 3 का मतलब 3 मोल, ये समझता है। ठीक है, तो मेरे भाई कॉपर क्या करेगा Cu+2 है ना, कहाँ जाएगा कैथोड में जाएगा, प्लस कहाँ जाएगा माइनस कहाँ होता है कैथोड में। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट कर ले, 2 का मतलब कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबू 2 का मतलब कितना चार्ज लिया तुमको मालूम होता है, तो बाबू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है मेरे भाई वो होता है 96 कितना बाबू 500 कूलम्स। इसी को क्या बोलते हैं 1 फैराडेज बोलते हैं। तो कितना ले रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 मोल कितना चार्ज लेगा बाबू, तो लेगा 2 इंटू बोलो बाबू 96 बोलो यार 500 कूलम, और कितना ग्राम जमा होगा बाबू, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया मतलब 2 मोल इतना चार्ज लिया, और कितना जमा होगा मटेरियल, कितना मास जमा होगा, तो कॉपर का एटॉमिक मास। तो बाबू कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है बाबू वो 63 ग्राम होता है, 63 ग्राम, मतलब कॉपर का जो बाबू एटॉमिक होता है 29 होता है बाबू, और मास होता है 63 होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना चार्ज लिया, इतना चार्ज लिया, और कितना ग्राम जमा होगा, कितना कॉपर का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो कॉपर का कितना होता है 63 ग्राम, 63 इसका एटॉमिक मास होता है किसमें हो जाए ग्राम में, मतलब इतना चार्ज ले रहा है बाबू तो 63 ग्राम जमा हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 900 कूलम चार्ज में कितना कॉपर जमा होगा रे, तो बताओ बाबू 1 कूलम में कितना होगा, 1 कूलम में हो जाएगा आपका 63 बाय बोलो ना यार 2 इंटू 96 कितना 500 ग्राम हो जाएगा। तो कितना कूलम पूछा है 900 कूलम में पूछा है ना बाबू, तो 900 कूलम में निकालेंगे, 900 कूलम में बता कितना हो जाएगा बोलो यार 63 बाय 2 इंटू 96 बोलो नहीं यार 500 इंटू कितना 900, तो 200 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे ना मेरे भाई अप्रोक्स, तो ये जो आएगा 0.2 कितना करे इस आएगा आपका 0.29 ग्राम, 0.29 ग्राम अप्रोक्स बाबू इसका आंसर आएगा। देख लेना इसको सॉल्व करके लिख लो। चलो बाबू ये भी फ्राइडे फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन से 1.15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। लिखा ए सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन पीटी इलेक्ट्रोड्स। पीटी का मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम या क्या इनर्ट इलेक्ट्रोड से, मतलब पीटी जो किसी रिएक्शन नहीं करेगा इनर्ट है, लेस रिएक्टिव होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड से पीटी इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करेंट ऑफ क्या 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स के लिए पास करता है। तो व्हाट मास ऑफ निकेल
डिपोजिटेड एट द कैथोड। बता कैथोड में कितना निकेल जमा होगा वो निकालना है ना। कैसे निकालें? देखो मेरे भाई करंट देखो कितना दे रहा है, बता बाबू। करंट आई कितना दे बता लड़का, 5 एम्पियर दे रहा है ना रे। हाँ, टाइम कितना मिनट के लिए बाबू, 20 मिनट के लिए। वहाँ मिनट है तो क्या करना है, उसको सेकेंड में चेंज करना होगा ना, 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको बना बाबू, टाइम कितना हो जाए बोलो ना यार, 20 मिनट। तो क्या करेंगे, 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। मिनट क्या है, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 दूने 12, तो कितना हो जाएगा बताओ, 1200 बोलो ना यार सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो बाबू निकालो, चार्ज निकालो। चार्ज क्या, क्यू, फार्मूला क्या होता है, करेंट इनटू टाइम। तो करंट कितना दिया, 5 एम्पियर। टाइम कितना बताओ, 1200। तो 12 पच्चे कितना, 60 होता है ना। मतलब ये 6000 कूलम हो जाएगा। 1 मिनट यार, 1 मिनट मेरे भाई, है ना। गुना करो 12 पच्चे कितना, 60 ना। तो ये हो जाएगा 60, है ना, आपका 6000 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 6000 कूलम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक लिखो बाबू पहले। अब सॉल्व करते पूरा मेरे भाई, सुनो। तो अब सबसे पहले निकेल नाइट्रेट, तुम मालूम निकेल नाइट्रेट को जब इसको क्या करेंगे, करंट डालेंगे पीटी इलेक्ट्रोड्स पर। पीटी आपका क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड से, तो ये टूट जाएगा किससे मालूम है, आपका Ni+2। और बोलो कितना बाबू, NO3 क्या बाबू, माइनस। क्यों मालूम है बाबू, निकेल का वैलेंसी होता है बाबू आपका 2, और नाइट्रेट NO3 का वैलेंसी कितना होता है, 1। तब इसे क्रिस क्रॉस करते क्लास 9 में पढ़ा है रे। क्या बन जाएगा बोलो, Ni क्या, NO3 का क्या बाबू, होल ट्वाइस। टूट जाए किसमें, निकेल +2, और आपका नाइट्रेट पर चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं। अब देखो मेरे भाई, ये निकेल क्या करेगा, कहाँ जमा हो, कैथोड में होगा। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेरे भाई, और निकेल बन जाएगा सॉलिड। निकेल क्या बन जाएगा बताओ, सॉलिड। तो 2 मोल में कितना चार्ज लेगा बताओ, 2 का मतलब 2 मोल, या 3 का मतलब 3 मोल, और 1 मोल में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम। 2 मोल में कितना चार्ज होगा बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 96 बोलो यार, 500 कूलम। और कितना ग्राम जमा होगा बाबू, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा कितना ग्राम जमा होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो मेरे भाई निकेल जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है बाबू 27, और मास नंबर आई थिंक देख लेना बाबू 58.7 होता है इसका मास। एक बार हम भी देख लेते हैं, मास ऑफ निकेल। हाँ सही है, 58.7 ही होता है निकेल। टैटी बाबू इतना कूलम लेगा और कितना ग्राम जमा होगा बाबू, तो 58.7 ग्राम जमा होगा। जितना मोल इलेक्ट्रॉन लेगा कितना जमा होगा मास में, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम। तो इतना कूलम बाबू इतना जमा हुआ, बताओ बाबू 1 कूलम में कितना होगा बोलो यार। तो 1 कूलम हो जाएगा 58.7 बाय कितना, 2 × 96500 ग्राम जमा होगा। तो कितना ग्राम पूछा मेरे भाई, 6000 कूलम में पूछा है कि 6000 कूलम में कितना जमा होगा। तो बताओ बाबू 6000 कूलम में बाबू कितना होगा बोलो ना रे। ये हो जाएगा आपका 58.7 बाई 2 × 96500 इंटू कितना वो 6000। 2 शून्य कट जाएगा। इसको तुम सॉल्व कर लेना मेरे भाई, तो अप्रोक्स आएगा 0.28। एक बार हम भी देख लेते कितना आएगा। नहीं ये आएगा बाबू 1.82 ग्राम आएगा। सॉल्व कर लेना तो कितना आएगा 1.82 ग्राम। सॉल्व तुम लोग कर सकते हैं ना यार, अब हम भी गुना भाग कर देंगे क्या। तो बाबू सॉल्व करने से बाबू ये आएगा 1.825 ग्राम। इतना ग्राम निकेल जमा होगा कहाँ पर, कैथोड में। लिख लो, कोई दिक्कत मेरे भाई। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और फ्राइडे फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल बताएंगे, तब बताएंगे सेकेंड लॉ। ठीक है, इसको लिख लो।